हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। तो 3 चैप्टर हमारे पूरे हो गए। ये चौथा चैप्टर है औद्योगिकीकरण का युग। अध्याय 4 है। इसमें हमने महत्वपूर्ण टॉपिक और प्रश्न दोनों डाले हैं। तो देखते हैं चौथा चैप्टर। सबसे पहला वाला है औद्योगिकीकरण का युग। इसे हमें बताना है। तो इसकी परिभाषा देखनी है। देखें, जिस युग में हस्त निर्मित वस्तुएं बनाना कम हुई और फैक्ट्री, मशीन एवं तकनीक का विकास हुआ। हाथों से बनाई जाने वाली वस्तुएं कम हो गई और फैक्ट्री, मशीन और तकनीक का विकास हुआ, उसे औद्योगिकीकरण का युग कहते हैं। इसमें खेतीहर समाज औद्योगिक समाज में बदल गया और 1760 से 1840 तक ये युग का औद्योगिक 1760 से 1840 का जो भी युग था, इसे क्या कहा जाता है? औद्योगिकीकरण का युग, जो मनुष्य के लिए खेल परिवर्तन नियम जैसा हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। पूर्व औद्योगिकीकरण किसे कहते हैं? तो यूरोप में औद्योगिकीकरण के पहले के काल को पूर्व औद्योगिकीकरण का काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यूरोप में सबसे पहले कारखाने लगने के पहले के काल को पूर्व औद्योगिकीकरण, जैसे कारखाने लगने से पहले का जो काल था वो क्या कहलाया? पूर्व औद्योगिकीकरण। इस अवधि में गाँवों में सामान बनते थे जिसे शहर में व्यापारी क्या करते थे? खरीदते थे। शहर के व्यापारी किसे खरीदते थे? गांव में बनने वाले माल को। आगे देखें, आदि औद्योगिकीकरण किसे कहते हैं? तो दरअसल इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकीकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकीकरण का नाम देते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। व्यापारियों का गांव पर ध्यान देने का क्या कारण था? व्यापारी जो थे वो गांवों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते थे। इसका कारण, तो शहरों में ट्रेड और क्राफ्ट गिल्ड बहुत शक्तिशाली होते थे। इस प्रकार के संगठन प्रतिस्पर्धा और कीमतों पर अपना नियंत्रण रखते थे। वे नए लोगों को बाजार में काम शुरू करने से भी रोकते थे। नए लोग जो थे वो काम शुरू करना चाहते, उन्हें क्या करते थे? रोकते थे। इसलिए किसी भी व्यापारी के लिए शहर में नया व्यवसाय शुरू करना मुश्किल होता था। अब शहर में मुश्किल होगा तो वो कहाँ से शुरुआत करे? तो वो गाँवों से शुरुआत करता था। इसलिए वे गाँवों की ओर मुँह करना पसंद करते थे, यानी गाँवों की तरफ अग्रसर होते थे। नेक्स्ट देखें, कारखानों की शुरुआत हमें देखनी है कि किस प्रकार से हुई। तो सबसे पहले इंग्लैंड में कारखाने 1730 के दशक में बनना शुरू हुए। 18वीं सदी के आखिर तक पूरे इंग्लैंड में जगह जगह कारखाने दिखने लगे। 1730 में लगे थे और 18वीं सदी जो हुई उसमें पूरे इंग्लैंड में कारखाने लग गए थे। इस नए युग का पहला प्रतीक कपास था। 19वीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। और देखें आगे, 1760 में ब्रिटेन में 2.5 मिलियन पाउंड का कपास आयातित हुआ। कितना हुआ था? 1760 में 2.5 मिलियन। और 1787 तक ये मात्रा बढ़कर कितनी हो गई? 22 मिलियन पाउंड हो गई थी। ठीक है, अब कारखानों से लाभ क्या क्या हुए? तो कारखानों के खुलने से कई फायदे हुए। क्या क्या फायदे हुए देखें। श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ गई। नई मशीनों की सहायता से प्रति श्रमिक अधिक मात्रा में और बेहतर उत्पादन करने लगे, यानी ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होने लगा। औद्योगिकीकरण की शुरुआत मुख्य रूप से सूती कपड़ा उद्योग में हुई। किसके लिए हुई थी? सूती कपड़ा उद्योग के लिए। कारखानों में श्रमिकों की निगरानी और उनसे काम लेना अधिक आसान हो गया। ये मशीनें करती थी सारा काम। ठीक है, नए उद्योगपति परंपरागत उद्योगों की जगह क्यों नहीं ले सके? देखें इसका आंसर, औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या क्या थी? कम थी। प्रौद्योगिकी बदलाव की गति धीमी थी। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था और प्रौद्योगिकी काफ़ी क्या थी? महंगी थी। उत्पादन का एक बड़ा भाग कारखाना की बजाय गृह उद्योग से पूरा होता था। ये उस समय की बात। आगे देखें, हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। तो इसके बारे में देखते हैं, ये क्या था? हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति को समझाना है हमें। तो उस जमाने में श्रमिकों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए श्रमिकों की किल्लत या अधिक परिश्रमिक की कोई समस्या नहीं थी। इसलिए महंगी मशीनों में पूंजी लगाने की अपेक्षा श्रमिकों से काम लेना ही बेहतर समझा जाता था। यानी श्रमिक बहुत सारे थे और मशीनें क्या थी? महंगी, इसलिए लोग श्रमिकों से ही काम लेते थे। मशीन से बनी चीज़ें एक जैसी होती थी। वे हाथ से बनी चीज़ों की गुणवत्ता और सुंदरता का मुकाबला नहीं कर सकती थी। उच्च वर्ग के लोग हाथ से बनी हुई चीज़ों को क्या करते थे? ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन 19वीं सदी में अमेरिका में स्थिति कुछ अलग थी। वहाँ पर श्रमिकों की कमी होने लगी
और श्रमिकों की कमी होने के कारण मशीनीकरण ही एकमात्र क्या बच गया उनके पास रास्ता। अगला देखें, 19वीं शताब्दी में यूरोप के उद्योगपति मशीनों की अपेक्षा हाथ के श्रम को अधिक पसंद करते थे। क्यों करते थे? तो ब्रिटेन में उद्योगपतियों को मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। वे मशीन इसलिए लगाना नहीं चाहते थे क्योंकि मशीनों के लिए अधिक पूंजी निवेश करनी पड़ती थी। कुछ मौसमी उद्योगों के लिए उद्योगों में श्रमिकों द्वारा हाथ से काम करना ही अच्छा समझा जाता था और बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन और खास आकारों वाली चीज़ों की मांग रहती है, जो केवल किसके द्वारा संभव है? हस्तकौशल के द्वारा। अब मजदूरों की ज़िंदगी किस तरीके की थी औद्योगिकीकरण के युग में? देखते हैं मजदूरों की। कुल मिलाकर मजदूरों का जीवन कैसा था? दयनीय था। श्रम की बहुतायात की वजह से नौकरियों की भारी कमी थी। नौकरी मिलने की संभावना यारी दोस्ती कुनबे कुटुंब के जरिए जान पहचान पर निर्भर करती थी। बहुत सारे उद्योगों में मौसमी काम की वजह से कामगारों को बीच बीच में बहुत समय खाली बैठना पड़ता था और मजदूरी की आय के वास्तविक मूल्य में भारी कमी इसलिए क्या थी? गरीबी। मूल्य में क्या थी? कमी। इसलिए क्या थी? गरीबी। देखें, स्पेनिंग जेनी क्या थी? एक सूत काटने की मशीन जो जेम्स गीवर्स लीवर्स द्वारा 1764 में बनाई गई थी। और स्पेनिश जेनी मशीन का विरोध क्यों हुआ था? तो 19वीं सदी के मध्य तक अच्छे दौर में भी शहरों की आबादी का लगभग 10% अत्यधिक हिस्सा जो था वो क्या था? गरीब हुआ करता था। आर्थिक मंदी के दौर में बेरोजगारी बढ़ी और ये कितनी हो गई? 35 से बढ़कर 75% के बीच हो गई। बेरोजगारी की आशंका की वजह से मजदूर नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ने लगे। जब ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ तो लोग मशीनों पर क्या करने लगे? हमले। और 1840 के दशक के बाद रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई क्योंकि सड़कों को क्या किया गया? चौड़ा किया गया। नए रेलवे स्टेशन बने और रेलवे लाइनों का क्या हुआ? विस्तार हुआ। अब देखते हैं भारतीय कपड़े का युग, और ये देखना है हमें मशीनी उद्योग से पहले का युग, यानी जब मशीनें नहीं आई थी उससे पहले। तो अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का दबदबा था। उच्च किस्म का कपड़ा भारत से आर्मेनियन और फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया लेकर जाते थे। आगे दें, सूरत, हुगली और मसूलीपट्टनम प्रमुख बंदरगाह थे। विभिन्न प्रकार के भारतीय व्यापारी तथा बैंकर इस व्यापार नेटवर्क में शामिल थे। दो प्रकार के व्यापारी थे, आपूर्ति सौदागर तथा निर्यात सौदागर। बंदरगाहों पर बड़े जहाज मालिक तथा निर्यात व्यापारी दलाल के साथ कीमत पर मोलभाव करते और आपूर्ति सौदागर से माल खरीद लेते थे। ठीक है, ये कब का दौर था? मशीनी उद्योग से पहले का। मशीनी उद्योग के बाद का देखें, यानी 1780 के बाद। तो 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला नेटवर्क टूटने लगा। यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ने लगी और सूरत तथा हुगली जैसे पुराने बंदरगाह क्या पड़ गए? कमजोर पड़ गए। बम्बई तथा कलकत्ता एक नए बंदरगाह के रूप में उभरे। कौन कौन से उभरे? एक तो बम्बई और कलकत्ता। व्यापार यूरोपीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित होता था तथा यूरोपीय जहाज़ों के जरिए होता था। शुरुआत में भारत का जो कपड़ा था वो व्यापार में कोई कमी नहीं हुई और 18वीं सदी यूरोप में भारतीय कपड़े की क्या हुई? भारी मांग हुई। शुरुआत में तो भारतीय कपड़ा का दबदबा था और आखिरी में किसका? यूरोपीय कंपनियों के आने से बुनकरों का क्या हुआ? तो देखते हैं इसका आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सत्ता स्थापित करने से पहले बुनकर बेहतर स्थिति में थे क्योंकि उनका उत्पाद खरीदने वाले बहुत खरीदार थे तथा वे मोल भाव करके सबसे अधिक कीमत देने वाले को ही अपना सामान बेच सकते थे। भारत में मैनचेस्टर का आना देखें। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से कपड़ों के निर्यात में कमी आने लगी। 1811-12 में भारत से होने वाले निर्यात में सूती कपड़े की हिस्सेदारी 33% थी, जो 1850-51 आते आते मात्र कितनी रह गई? 3% रह गई। ये किसके कारण हुआ था? भारत में मैनचेस्टर के आने के कारण। ब्रिटेन के निर्माताओं के दबाव के कारण सरकार ने ब्रिटेन से इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी ताकि इंग्लैंड में सिर्फ वहाँ बनने वाली वस्तुएं ही बिके। ईस्ट इंडिया कंपनी पर भी इस बात के लिए दबाव डाला गया है कि वह ब्रिटेन में बनी चीज़ों को भारत के बाज़ारों में बेचे। और 18वीं सदी के अंत तक भारत में सूती कपड़ों का आयात न के बराबर था, लेकिन 1850 आते आते कुल आयात में 31% हिस्सा सूती कपड़े का था।
1870 के दशक तक यह हिस्सेदारी बढ़कर 50% से ऊपर चली गई। अगला देखिए, मैनचेस्टर के आगमन से भारतीय बुनकरों के सामने क्या क्या समस्याएं हुई। मैनचेस्टर जो भारत में आया था, तो 19वीं सदी के आते बुनकरों के सामने कई समस्याओं का जन्म हुआ, जैसे नियति बाजार का ढह जाना, स्थानीय बाजार का संकुचित हो जाना, अच्छी कपास का न मिल पाना, ऊंची कीमत पर कपास खरीदने के लिए मजबूर होना, और 19वीं सदी के अंत तक भारत में फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादन शुरू तथा भारतीय बाजार में मशीनी उत्पाद की भी मांग बढ़ी, यानी मशीनें बहुत सारी लग गई थी उस समय तक। भारत में कारखानों की शुरुआत कब हुई और उससे क्या क्या फ़र्क पड़ा वो देखते हैं। बम्बई में पहला सूती कपड़ा मिल 1854 में बना और उसमें उत्पादन 2 वर्षों के बाद शुरू हुआ। 1862 तक 4 मिल चालू हो गए थे। 1854 में शुरू हुए और 62 तक कितने हो गए थे? 4। उसी दौरान बंगाल में जूट मिल भी खुल गया। कानपुर में 1860 के दशक में एल्गिन मिल की शुरुआत हुई। अहमदाबाद में भी इसी अवधि में पहला सूती मिल चालू हुआ और मद्रास के पहले सूती मिल में 1874 में उत्पादन शुरू हुआ। ये कारखानों की शुरुआत इस तरीके से हुई। 19वीं सदी में भारतीय मजदूरों की दशा कैसी थी देखते हैं। तो 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में 5,84,000 मजदूर काम करते थे, जो 1946 में बढ़कर कितने हो गए? 24,36,000। और ज़्यादातर मजदूर अस्थायी तौर पर रखे जाते थे। और फसलों की कटाई के समय वो कहाँ चले जाते थे? गांव में। नौकरी मिलना कठिन था और जोबर मजदूरों की ज़िंदगी को पूरी तरीके से क्या करते थे? नियंत्रित। आगे हम देखेंगे जोबर क्या होते हैं। तो ये देखिए जोबर कौन है। तो उद्योगपतियों ने मजदूरों की भर्ती के लिए किसको रखा था? जोबर को। जोबर कोई पुराना विश्वस्त कर्मचारी होता था। वह गांव से लोगों को लाता था, काम का भरोसा देता और शहर में बसने के लिए मदद देता। जोबर मदद के बदले पैसे व तोपों की मांग करने लगा था। अब प्रश्न देख लेते हैं, पाठगत प्रश्न परीक्षा में आने वाले। पहला प्रश्न, निम्नलिखित की व्याख्या करें। पहला वाला, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए और क्यों किए, इसकी व्याख्या करनी। तो स्पिनिंग जेनी के आविष्कार के बाद ब्रिटेन में हथकरघा कारीगरों को लगने लगा कि इस नई मशीन से उनका रोजगार छिन जाएगा, और उनका रोजगार छिन जाएगा तो इस मशीन को वे अपने अस्तित्व के लिए खतरा समझने लगे। इसलिए ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर क्या किए? हमले किए और तोड़फोड़ की। पीछे वाला देखते हैं। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। क्यों? तो देखो, शहरी क्षेत्रों में गिल्ड हुआ करते थे जो बहुत प्रभावशाली थे। उनके कारण किसी भी नए व्यवसाय के लिए व्यवसाय में शुरुआत करना बहुत मुश्किल था। ऐसे गिल्ड किसी भी क्षेत्र में उत्पादन और कीमत दोनों को नियंत्रित करते थे। ये हमने पहले भी देख लिया। और व्यापारी अपनी शुरुआत करना चाहते थे, उन्होंने गाँवों से सामान बनवाना बेहतर समझा। इसलिए 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। सी वाला, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था। तो क्यों हुआ था ऐसा? तो इस अवधि में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई अन्य शहरों में अपने व्यापार का केंद्र स्थापित कर लिया। इसके कारण सूरत का व्यापार बुरी तरीके से प्रभावित हुआ और 18वीं सदी के अंत तक सूरत हाशिए पर पहुंच गया। डी वाला देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था। क्यों? तो ईस्ट इंडिया कंपनी परंपरागत बिचौलियों और व्यवसायों को समाप्त करना चाहती थी, यानी बिचौलियों को बिल्कुल ख़त्म करना चाहती थी। इसके पीछे कंपनी का उद्देश्य था कि व्यापार पर सीधा नियंत्रण बनाया जा सके। इसलिए कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त कर दिया। प्रत्येक के आगे सही गलत का निशान लगाना है। तो देखिए थे, 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की कुल श्रम शक्ति का 80% तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहा था। नहीं, औद्योगिक क्षेत्र में नहीं कर रहा था, गलत। 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था। हाँ था, भारत का क्या था? दबदबा था। अगला था, अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप भारत में कपास के निर्यात में कमी आई। तो नहीं, भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये गलत है। फ्लाई शटल के आने से हथकरघा कामगारों की उत्पादकता में सुधार हुआ। हाँ, तो हुआ है, ठीक है, सही है ये। और आखिरी क्वेश्चन, पूर्व औद्योगिकीकरण का मतलब बताइए। तो ये हमने पहले ही देख लिया, पूर्व औद्योगिकीकरण। एक बार और देखते हैं। ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण से ठीक पहले के दौर को पूर्व औद्योगिकीकरण कहते हैं। यह वह समय था जब ब्रिटेन में कारखाने नहीं खोले गए थे,
इस अवधि के व्यवसाय का नेटवर्क अनूठे किस्म का था, जिसे कौन नियंत्रित करते थे? व्यापारी। व्यापारी गांव में चीज़ें बनवाते और अपने गांव में रहते हुए ही काम किया करते थे। उन उत्पादों को गाँव से लंदन जैसे शहरों तक लाया जाता और फिर दुनिया के अन्य भागों में क्या कर दिया जाता? निर्यात। ये पूर्व औद्योगिकीकरण और ये हमारा औद्योगिकीकरण वाला पूरा चैप्टर खत्म। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल आरबीसी टॉपर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे जल्द ही। तब तक के लिए धन्यवाद। इससे पहले वाले पार्ट अगर आपने नहीं देखे, पहला, दूसरा, तीसरा जाकर ज़रूर देखें।